Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। आज की इस वीडियो के अंदर हम NCC एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एक मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इस बार NCC लेना चाहते हैं या आगे भी कभी आप NCC लेना चाहते हैं और आपको पता है कि NCC लेने के लिए एनसीसी का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम एनरोलमेंट टेस्ट भी बोल देते हैं, तो उसमें आपसे एनसीसी डिफेंस और जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये मॉडल पेपर है जिसमें वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यकीन मानिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये है कि व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी जो है उसका ऑफिशियल मोटो क्या होता है? ऑफिशियल मोटो यानी कि एनसीसी का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो एनसीसी का जो आधिकारिक आदर्श वाक्य है वो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन एनसीसी का आधिकारिक आदर्श वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन इज एनसीसी डे सेलिब्रेटेड? एनसीसी डे जो है वो हर साल भारत में कब मनाया जाता है? भारत में हर वर्ष एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में एनसीसी दिवस हर वर्ष फोर्थ संडे ऑफ नवंबर यानी कि नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहां पर, हु हेड्स द एनसीसी एट नेशनल लेवल? राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी का प्रमुख कौन होता है? तो नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो जो एनसीसी के प्रमुख होते हैं वो होते हैं डीजीएनसीसी। डीजीएनसीसी यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है, डीजीएनसीसी। कई बार आपसे डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी यानी कि एनसीसी के महानिदेशक। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर डीजीएनसीसी कौन है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करिए, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीजीएनसीसी कौन है। एनसीसी जो है वो वैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू दी थ्री कलर्स रेड, डीप ब्लू एंड लाइट ब्लू ऑफ दी एनसीसी फ्लैग रिप्रेजेंट? एनसीसी ध्वज के जो तीन रंग होते हैं, एनसीसी ध्वज के तीन रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला क्या दर्शाते हैं? देखो, जैसे तिरंगा होता है उसमें तीन रंग होते हैं, ऐसे ही जो एनसीसी फ्लैग होता है उसमें भी तीन कलर होते हैं। कौन कौन से तीन कलर होते हैं? एक रेड कलर होता है, एक डीप ब्लू कलर होता है और एक लाइट ब्लू कलर होता है। इसमें जो रेड कलर होता है वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। जो इसमें डीप ब्लू कलर होता है वो इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट करता है, और जो लाइट ब्लू कलर होता है वो इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो एनसीसी के तीन कलर होते हैं वे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी? एनसीसी के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो एनसीसी के जो प्रथम महानिदेशक थे वो थे कर्नल जीजी बैबूर जी। कर्नल जीजी बैबूर जी जो थे वो एनसीसी के प्रथम महानिदेशक थे। अगर हम यहाँ पे बात करें जनरल के एम करियप्पा और जनरल सैम मानेकशॉ जी को, तो ये हमारे फील्ड मार्शल रह चुके हैं इंडियन आर्मी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ईयर वाज द गर्ल्स डिवीजन ऑफ एनसीसी एस्टेब्लिश्ड? एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना किस वर्ष हुई? सबसे पहले तो एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। गर्ल्स डिवीजन की स्थापना हुई थी 1949 में। एयर विंग की स्थापना हुई थी 1950 में, और नवल विंग की स्थापना हुई थी 1952 में। तो ये चारों सन आपको याद होने चाहिए। इसमें एनसीसी की स्थापना हुई थी, एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना हुई थी 1949 में। 1950 के अंदर एयर विंग एस्टेब्लिश्ड हुई थी एनसीसी की, और 1952 के अंदर नवल विंग एस्टेब्लिश्ड हुई थी एनसीसी की। तो ये चारों जो सन हैं, ये चारों जो ईयर हैं, इंपॉर्टेंट ईयर हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। इसकी पीडीएफ वगैरह जो है मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन द जूनियर डिवीजन ऑफ एनसीसी?
एनसीसी में जूनियर डिवीजन में शामिल होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखो, एनसीसी में दो डिवीजन होती हैं, एक जूनियर डिवीजन होती है, एक सीनियर डिवीजन होती है। जूनियर डिवीजन मेनली स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं उनके लिए होती है, और सीनियर डिवीजन जो कॉलेज में होते हैं उनके लिए होती है। हालांकि इसमें एक दो एक्सेप्शन है कि कुछ स्कूल्स में 11th-12th में सीनियर डिवीजन दे दी जाती है, लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो जूनियर डिवीजन स्कूल वालों के लिए और सीनियर डिवीजन कॉलेज वालों के लिए होती है, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो। जूनियर डिवीजन में अगर शामिल होना है तो मिनिमम एज होनी चाहिए 13 ईयर, 13 साल का बच्चा कम से कम हो अगर वो एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। तो इसी तरीके से जब एक्सप्लेनेशन के साथ हम चीजों को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर अगर हमारे एग्जाम में आता है तो वो भी हम कर पाते हैं। हाउ मेनी एनसीसी डायरेक्टरेट आर देयर करंटली इन इंडिया? भारत में वर्तमान में कितने एनसीसी के निदेशालय हैं? देखो, ऑप्शन के हिसाब से तो करेक्ट आंसर 17 है, 17 निदेशालय हैं, लेकिन अभी अभी रिसेंटली दो डायरेक्टरेट, दो निदेशालय और बनाए गए हैं। एक तो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, एक नया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया है, और दूसरा झारखंड है, ठीक है। तो ये दो नई डायरेक्टरेट जो है वो बनी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और झारखंड। और अब कुल मिला के एनसीसी में कुल कितनी डायरेक्टरेट हो गई है? 19 डायरेक्टरेट हो गया। तो नए डाटा के हिसाब से अब एनसीसी में 17 डायरेक्टरेट नहीं है, बल्कि कितनी डायरेक्टरेट है? 19 डायरेक्टरेट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ द एनसीसी? निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी का उद्देश्य नहीं है? तो देखो, डेवलपिंग करेक्टर एंड डिसिप्लिन, चरित्र और अनुशासन का विकास करना ये है। क्रिएटिंग ह्यूमन रिसोर्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड यूथ, संगठित युवाओं का मानव संसाधन तैयार करना ये है। डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व के गुणों का विकास करना ये भी है, लेकिन ये नहीं है। मंथली सैलरी प्रोवाइड करना एनसीसी का काम नहीं है। एनसीसी का काम है कि आप में लीडरशिप की भावना आए, आप मोटिवेट हो, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपको सैलरी देना ये काम नहीं है। सैलरी के लायक बनाना है, आपको डिफेंस में फायदे मिलते हैं वो चीज है, लेकिन रेगुलर सैलरी प्रोवाइड करना ये एनसीसी का एम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। व्हाट डज YEP स्टैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनसीसी? एनसीसी के संदर्भ में YEP क्या होती है? देखो, अगर आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं और बाद में आप YEP यानी कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको भारत की तरफ से विदेश जाने का मौका मिलता है। आपकी यूनिफॉर्म के ऊपर इंडिया लिखा होता है और आपको इंडिया का ब्लेजर मिलता है। जो आपने सुना होगा ना, पाना इंडिया दा ब्लेजर, वो इंडिया दा ब्लेजर मिलता है। YEP, जब आप YEP के लिए सेलेक्ट होते हैं तो हमारी जो फ्रेंडली कंट्री हैं जैसे कि कजाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो इनके वहां पर जाने का आपको मौका मिलता है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का आपको मौका मिलता है, और हर साल जाते हैं एनसीसी के कैडेट्स। तो ये जो कैंप होता है उसे YEP बोलते हैं। YEP की फुल फॉर्म होती है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। और रिसेंटली जो राधिका नेगी के साथ में हमने वो जो पॉडकास्ट किया था वो भी अब YEP के लिए सेलेक्ट हो गया है, वो जाने वाली है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर YEP वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट पोस्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री से। विच वार डायरेक्टली लेड टू द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ बांग्लादेश? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो बांग्लादेश जो भारत और पाकिस्तान का 1971 का वॉर था उसके थ्रू बना था, और 1971 का वॉर था, और इसमें हमने पाकिस्तान के लगभग 93,000 जो सैनिक थे उनका आत्मसमर्पण करवाया था, ठीक है। 1971 वाले युद्ध में उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 90,000 से ऊपर सैनिक थे, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो 90,000 से ऊपर सैनिक थे जिनका आत्मसमर्पण करवाया था 1971 के युद्ध में। और बांग्लादेश को आजादी से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए और एक नई कंट्री बना दी जिसका नाम था बांग्लादेश। उस समय पे हमारी पीएम जो थी वो इंदिरा गांधी जी थी, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, और आर्मी के चीफ थे हमारे जनरल सैम मानेकशॉ, जिन्हें हम सैम बहादुर के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट यहां पर है ऑपरेशन विजय इज एसोसिएटेड विद विच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ऑपरेशन विजय जो है वो किस सैन्य संघर्ष से संबंधित है? तो 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ था वो ऑपरेशन विजय से रिलेटेड है। 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ था वो किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन विजय से रिलेटेड है। भारत और पाकिस्तान के जो प्रमुख युद्ध हुए हैं, एक तो आजाद होते ही 1947 में हुआ था, फिर 1965 में हुआ था, फिर 1971 में हुआ था जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए, और फिर 1999 में हुआ था कारगिल वाला। तो ये चार हुए थे, और 1962 में हमारा चाइना के साथ हुआ था। तो आजादी के बाद में ये पांच जो प्रमुख युद्ध हैं ये लड़े गए हैं भारत द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र, इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है जो कि युद्ध काल के दौरान दिया जाता है। परमवीर चक्र अब तक कुल 21 लोगों को मिल चुका है। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जो है परमवीर चक्र की स्थापना हुई थी, लेकिन ये लागू 1947 से ही हो गया था, क्योंकि 1947 के वॉर के अंदर ही मेजर सोमनाथ शर्मा जी को ये परमवीर चक्र मिला था। और ये कौन सी रेजिमेंट से थे? ये कुमाऊं रेजिमेंट से थे। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब तक कुल कितने लोगों को? कुल 21 जो है परमवीर चक्र अब तक मिल चुके हैं। लेटेस्ट में बात करें तो कारगिल वॉर में मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा जी को ये दिल मांगे मोर। ठीक है। और परमवीर चक्र का जो डिजाइन है, परमवीर चक्र का जो डिजाइन है वो तैयार किया गया था सावित्री खानोलकर जी के द्वारा। सावित्री खानोलकर जी ने परमवीर चक्र का जो डिजाइन है उसको डिजाइन किया था, सावित्री खानोलकर जी। जो 21 परमवीर चक्र मिले हैं उसमें से 20 तो इंडियन आर्मी को मिले हैं और एक इंडियन एयरफोर्स को मिला है, इंडियन नेवी को मिले हैं अभी तक एक भी नहीं मिला है परमवीर चक्र। तो टोटल 21 परमवीर चक्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहां पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लगेगा थोड़ा टाइम, 20 मिनट लग जाएंगे। मेरे को अब कट करनी पड़ेगी, कोई नहीं। द फेमस बैटल ऑफ लोंगेवाला टुक प्लेस ड्यूरिंग विच वॉर। प्रसिद्ध लोंगेवाला जो युद्ध है वो किस युद्ध के दौरान हुआ? लोंगेवाला, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा, लोंगेवाला का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो लोंगेवाला जो हुआ था वो 1971 का जो वॉर हुआ था उसके दौरान ही लोंगेवाला बैटल हुई थी, ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हमारा है, द इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज वाज फेमसली लेड बाई। आजाद हिंद फौज आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी का प्रसिद्ध नेतृत्व किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम था? तो आप बताएं, आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? कि भारत का जो पहला इंडिजिनस, यानी कि इंडिजिनस का मतलब होता है जो हमने खुद बनाया है, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आईएनएस विक्रांत। क्या नाम था? आईएनएस विक्रांत। आईएनएस की फुल फॉर्म इसके अंदर क्या होती है? आईएनएस की फुल फॉर्म होती है इंडियन नवल शिप। इंडियन नवल शिप जो है वो फुल फॉर्म होती है किसकी? आईएनएस वर्ड की, जो कि लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन विच ईयर। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो किस वर्ष चलाया गया था? तो 1984 में चलाया गया था, जो पंजाब की इंसर्जेंसी थी उससे रिलेटेड है ये। नेक्स्ट हमारा है डिफेंस नॉलेज। विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन ड्यूरिंग पीस टाइम। बड़े ही ध्यान से देखना है, अगर युद्ध काल में पूछा जाता है तो परमवीर चक्र है, लेकिन अगर पीस टाइम में पूछा जाता है तो अशोक चक्र है। इस बात को बड़े ही ध्यान से देखना है। शांति काल में जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो अशोक चक्र है, और युद्ध काल में कौन सा है? परमवीर चक्र है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कर्नल आर्मी इन द इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में कर्नल यानी कि थल सेना के समकक्ष रैंक कौन सी है? तो थल सेना के समकक्ष रैंक जो इंडियन एयरफोर्स में होती है वो कौन सी होती है? तो आप सभी बताएंगे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा।
ये इक्विवेलेंट रैंक आपको जरूर याद रखनी है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्रुप कैप्टन। इक्विवेलेंट रैंक यानी कि आर्मी में अगर लेफ्टिनेंट है तो एयरफोर्स में उसकी इक्विवेलेंट रैंक क्या होती है, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द हेड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड लोकेटेड? पूर्वी नौसेना कमान, नौसेना की कमान ईस्टर्न है, वेस्टर्न है और सदर्न है। तीन कमान होती है मेनली, ठीक है। और अगर उसमें ईस्टर्न की बात की जाती है तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है विशाखापत्तनम में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विशाखापत्तनम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो है खड़गवासला पुणे में। आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है देहरादून में। आईएनए इंडियन नवल एकेडमी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है एजीमाला में, एजीमाला है केरल में, ठीक है। और ओटीए अगर आपसे पूछी जाती है तो ओटीए दो है, एक गया में है और एक चेन्नई में है, ठीक है। वैसे एनसीसी में भी होती हैं ओटीए, लेकिन ये मैं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात कर रहा हूँ, जहां से हम जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हैं और लेफ्टिनेंट बनते हैं, तो वो वाली ओटीए की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ एस्टेब्लिश्ड? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में जो है वो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ वेपन इज ब्रह्मोस? ब्रह्मोस जो है वो किस प्रकार का हथियार है? ब्रह्मोस इंडिया ने और रसिया ने साथ मिलकर बनाया है। हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रसिया की मोस्कोवा जो नदी है उसके नाम के ऊपर ब्रह्मोस का नाम रखा गया। और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। कैसी मिसाइल होती है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक हेल्ड बाय द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? थल सेना अध्यक्ष के पास कौन सी रैंक होती है? तो थल सेना अध्यक्ष की जो रैंक होती है वो जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे आर्मी के चीफ कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? आईएमए कहाँ पे है? तो मैंने बताया आपको आईएमए देहरादून में सिचुएटेड है। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 26, हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम? भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो किसने लिखा? तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेकिन अगर नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान पूछा जाता तो आंसर हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी होता। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज विच इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। लैंड एरिया वाइज अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो वो है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस? भारत में प्रक्षेपित, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम बताओ। तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो हमने भेजा था उसका नाम है आर्यभट्ट। 1975 में हमने भेजा था, यूएसएसआर की मदद से भेजा था, जिसे अब हम रशिया बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम पे सोवियत संघ बोला जाता था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड इन इंडिया? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत की चोटी कौन सी है? तो भारत में स्थित जो अभी के लिए वो है कंचनजंगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लोकेटेड? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इसरो के हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं तो इसरो के हेडक्वार्टर है बेंगलोर के अंदर। और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु इज वाइडली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है उपाधि दी थी सरदार की। और इन्हें रियासतों को मिला के 562 रियासतों को मिला के इंडिया को जो बनाया इन्होंने, उसके लिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर साउथ इंडिया?
प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वैसे इंडिया की अगर सबसे लंबी नदी पूछी जाती है तो वो गंगा नदी है, आप सभी को पता है, लेकिन दक्षिण भारत की अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है वो असम के अंदर है और ये वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आगे है हमारा 34। द लाइन ऑफ कंट्रोल एक्ट्स ऑन द मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? नियंत्रण रेखा एलओसी भारत और किस देश के बीच सैन्य नियंत्रण रेखा के रूप में कार्य करती है? तो एलओसी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है बेटा। एलओसी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। एक एलएसी भी है। एलएसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? किस भारतीय राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। विच मेजर बॉडी ऑफ वाटर लाइज टू द वेस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला? भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में कौन सा मुख्य जल निकाय है? तो जैसे ये इंडिया का मैप है, इसको नॉर्थ बोल, नीचे नीचे का मैप बताया मैंने, नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेस्ट वाली साइड में पूछा है, वेस्ट वाली साइड में क्या होगा? तो वेस्ट वाली साइड में हमारा क्या होगा ये हमको बताना है। तो अरेबियन सी है, यहाँ पे अरेबियन सी होता है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, इस साइड हमारा लक्षद्वीप होता है और इस साइड हमारा अंडमान एंड निकोबार होता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, दोबारा से देख लो और याद रखो इस चीज को। विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस प्राइमरली गार्ड द इंडो चाइना बॉर्डर? कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मुख्य रूप से भारत चीन की सीमा की रक्षा करता है? तो 1971 के अंदर भारत और चाइना का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद में 1962 के अंदर हमने एक फोर्स बनाई थी जिसका नाम था आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो आईटीबीपी बनाई थी 1962 में और यही जो भारत और चाइना का बॉर्डर है उसको मेनली गार्ड करती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द नेम ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया टेरिटरी? भारत के क्षेत्र के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो सदर्न पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इंदिरा पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर विद इंडिया? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में है, बांग्लादेश। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके साथ में सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री लगती है हमारी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, ऑप्शन डी सही जवाब है। काठमांडू है नेपाल की, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और ये ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। बांग्लादेश की राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है तो ढाका है। नेपाल की करेंसी रुपया ही है, नेपाली रुपया, ठीक है। और बांग्लादेश की है टका, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। विच आइलैंड नेशन इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया अक्रॉस द पाक स्ट्रेट? पाक जलडमरू मध्य के पार भारत के दक्षिण में कौन सा द्वीप है? तो भारत के दक्षिण में यहाँ पे पता है आपको इसको क्या बोलते हैं? श्रीलंका बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द हिस्टोरिकल डूरंड लाइन ओरिजिनली सेपरेटेड ब्रिटिश इंडिया एंड विच कंट्री? ऐतिहासिक डूरंड रेखा जो है वो मूल रूप से ब्रिटिश भारत और किस देश को अलग करती है? तो डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। किस किस के बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडियाज नेबर म्यांमार? भारत के पड़ोसी देश म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, इसकी ऑफिशियल करेंसी क्या है? इसकी ऑफिशियल करेंसी है कयात, ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु कितनी है? कम से कम कितने साल का इंसान होना चाहिए अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? तो कम से कम 35 साल का होना चाहिए, ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे। इस समय पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि जिस समय पर आप वीडियो देख रहे हैं उस समय पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिनका भी सही जवाब होगा उनको हार्ट दे दिया जाएगा।
आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एसोसिएटेड विद द स्पेशल स्टेटस ऑफ विच स्टेट? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य के विशेष दर्जे से जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ लोकसभा? लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के सत्रों की जो अध्यक्षता करता है वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 47, द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो मौलिक अधिकार है वो लिए गए हैं हमारे यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य पूछे जाते, मौलिक कर्तव्य अगर पूछे जाते हमारे, तो वो लिए गए थे रसिया से जब यूएसएसआर था। ठीक है, आयरलैंड से भी डीपीएसपी लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट टू द राज्यसभा? भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं 12 सदस्यों को। ऑप्शन डी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और तीनों सेनाओं के प्रमुख अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, तीनों सेनाओं के प्रमुख अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो आज की वीडियो में हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू किए जो कि आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम यानी कि एनरोलमेंट टेस्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।